नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाली एक समस्या के बारे में, जो कि काफ़ी नोन है लेकिन इसके सिम्पटम्स से लोग इसको पहचानते हैं। नाम से बहुत कम लोगों को इसको जानकारी होती है। तो इस पर ही और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं प्री एक्सिबलेमिया पर। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बीमारी का नाम हमने अभी सुना, प्री एक्सिलेमिया, तो ये क्या होता है और इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ये देखिए, पहले तो सबसे पहले हर एक नारी को, क्योंकि गर्भवती जब वो होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में पहले और बाद में ये प्री एक्लैम्प्सिया जो एक गंभीर विकार है, वो देखने को मिलता है। अब बेसिकली हमें वो जानना है कि ये क्यों होता है। ये होता है कि जब आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर हायर रेंज में रहता है तो ये बाद में हमें दिखने को मिलता है, एक्लाम्शिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब वो नॉर्मल होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपका हाइपरटेंशन बढ़ने लगता है तो आपको ये बीमारी ड्यूरिंग गर्भावस्था में, वो भी लास्ट स्टेज में, जैसे कि 5वां महीना फिनिश होता है, 5वें महीने में जब आप एंटर करते हो और फिनिश होता है, तब कितने ही महिलाओं को, हर एक को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये जो प्री एक्लेम्शिया है वो बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब आपका टेंशन, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तब ये बीमारी गंभीर हो जाती है और उससे कहते हैं एक्लेम्शिया। तो मैम, इससे क्या कुछ हो सकता है अगर ये ऐसी बीमारी हो जाती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं, काफी सारी समस्याएं भी होने लगती हैं, लेकिन वो ठीक भी होने लगती हैं। तो इसका क्या क्या रोल है कि इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है? अब देखिए, ये जो बीमारी है, तो देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान, जैसे हमने बात की कि उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कि 5वां महीने में जैसे ही महिला एंटर करती है तब उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उनकी सांसों में बहुत सी तेजी से बढ़ने लगती है। दूसरा, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी विकसित ज्यादा होने लगती है, या फिर समटाइम्स देखने को मिलता है कि पेशाब में प्रोटीन का आना, ये भी देखने को मिलता है। तो जब आपको देखने को मिलता है कि किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर आंखों के नीचे, फेस के ऊपर, हाथों पे, बाहों पे सूजन आ जाती है, पैरों पे, एड़ियों में ऐसा सूजन आ जाती है, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ये जो है वो बीमारी जो है, पहले थी प्री एक्लेम्शिया, अब ये बीमारी ट्रांसफर हो रही है, एक्लेम्शिया में ट्रांसफर हो रही है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको 5वें महीने के बाद अगर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना है कि कहीं आपको ये बीमारी से तो जुड़ी नहीं हो। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल, आपकी खान पीन कैसी है, वो भी ध्यान रखना है। और उसके जो साइड इफेक्ट्स में आता है कि जैसे आपको कोई अलग सी बीमारी हो पहले से, वो भी इसके अंदर जुड़ जाती है, तो इसका भी प्री जो एक्लेम्शिया है वो बढ़ जाता है। यानी कि ये जो बीमारी है, इन ऑल ओवर देखा जाए तो माँ और शिशु दोनों पे बहुत सारा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो इफेक्ट ज्यादा हो सकती है। काफी टाइम लोगों का होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सूजन नॉर्मल है, लेकिन अगर ये सूजन बढ़ती जाती है, अगर आपको चक्कर आपको उल्टी जैसा, या फिर आफ्टर 5th मंथ ऑल्सो थोड़ा सा सिर दर्द बार बार रहता है, चक्कर जैसा बार बार रहता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे जी मचला रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या सूजन ऑल ओवर में देखने को मिल रहा है, आंखों का विजन जो है वो धीरे धीरे दिख रहा है, कम है,
या आप जब यूरिनेशन पास करते हो उसमें भी रुक के, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे किडनी रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स पहले से हो, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारी आने के चांसेस रहती है। तो थोड़ा सा अगर प्रेगनेंसी के दरमियान और पहले भी, ये अचानक से बीमारी नहीं आती है, ये आपको पहले भी जुड़ित होती है, उसके बाद ये आगे बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाइए। तो आप खुद देख सकते हो कि ये मुझे बार बार हो रहा है, तो फिर मैं उसका क्या इलाज करूं। उसके काफी सारे सिम्टम्स है और ये कौन सी बीमारी के साथ है और कब खतरा है वो भी हम आगे देखेंगे। मैम इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जो अभी बीमारी आपने बताई प्री-एक्सेलेमिया, तो इसके बारे में समझना चाहूँगी, क्या इसकी भी कोई स्टेजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज या मीडियम स्टेज और फिर सीरियस स्टेज? इसके बारे में भी समझना चाहूँगी। अब देखिए ये जो है उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्ट ऑफ, देखो हाइपरटेंशन जो बीमारी है, ऐसे तो इसे बीमारी बोलने में आती है, लेकिन ये तनाव में आती है। जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तब ये बीमारी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आप उसको ज्यादा कर लेते हो तो फिर वो दूसरे स्टेज में चली जाती है। तो जब आपको पता चल गया है कि जब प्रेग्नेंट यानी कि गर्भावस्था आपने धारण की है और तब आपको लग रहा है कि मुझे ये हाइपरटेंशन की बीमारी है, मुझे डायबिटीज की बीमारी है, मुझे गुर्दे के रिलेटेड यानी कि किडनी के रिलेटेड बीमारी है, तो आपको सचेत रहना है। तो फर्स्ट स्टेज में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन आता है सेकंड स्टेज यानी कि 5th मंथ, राइट। जो 5th मंथ में अगर आपका ज्यादा हो जाता है फिर भी आप कनेक्ट है, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद, जब आप स्तनपान कर डिलीवरी के बाद भी ज्यादा रहता है, तो ध्यान रखना वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ऐसे तो आप खान पीन के द्वारा और अपने जो भीतर में हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहिए। नेचर क्योर के द्वारा आप अपने भीतर को और बाहर बहुत ही अच्छी तरह से दोनों को कंबाइन में करके भी कार्य कर सकते हो। नेचर के साथ रहना, दूसरा जितना मन खुश होगा और आप जो आहार कर रहे हो, आप जो विचार कर रहे हो, आप जो आचरण कर रहे हो, आंखों से कानों से भीतर में जो जा रहा है वो भी एक प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ाता है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जब आप बार बार ब्लेमिंग करने लगते हो अपने आप को, तो वो एक रोग में, एक विकार में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टेजेस में वही बोलूंगी कि फर्स्ट सेकंड स्टेज ऐसे कोई नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर एंड आफ्टर अगर ज्यादा लगने लगा है और कंट्रोल नहीं होता है तो वो बेबी के विकार में ध्यान रखिए। अगर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं रहता है, बिकॉज दिस इज व्हाई एक्लेमेशिया होता है रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल नहीं करते हो तो वो बेबी के ग्रोथ में या अर्ली बेबी का बॉर्न हो सकता है या बेबी के कोई पार्ट्स में या कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें हो सकती है, वो हमें समझना चाहिए। तो मैम इसको हम किस तरह से लें कि खतरा बढ़े उससे पहले ही हम इसका उपचार किस तरह से करना शुरू करें? पहले हमें समझना कैसे है कि इसका खतरा बढ़ने लगा है? देखिए, जैसे स्टार्टिंग में अब बहुत ही 3 मंथ्स तक तो आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हो वो लाइफ, लेकिन सडनली आफ्टर आपका टेंशन बढ़ने लगा है, या समझ जाइए कि ये कौन कौन सी बीमारी। तो पहले अपने आप को जानिए कि ये खतरा कैसे हम रोके। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी आपकी पहली ऑलरेडी है तो वो एक कनेक्शन में आता है। दूसरा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आपको है तो वो भी एक आगे एलोस्मिया में जा सकता है। तीसरा है कि अगर मान लो आपके बच्चे जुड़ुआ है, सी वो भी एक है, या ट्रिपलेट है या डबल है, वो एक रीजन है। दूसरा, अगर कहीं आपकी पहले जो आपका प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई थी तब कहीं बच्चा मृत तो पैदा नहीं हुआ था, वो भी एक ध्यान में रखना जैसा है। और जब आपकी इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून जो डिजीज हम बोलते हैं हम खुद ही क्रिएट करते हैं, वो अगर आपको है या आपके घर पे ऐसी कोई टेंडेंसी है माँ की मासी की, तो वो हमें देखने में आता है। या
मसूड़ों की प्रॉब्लम्स, देखिए समटाइम्स क्या हो जाता है, हम इग्नोर कर लेते हैं, दांत का प्रॉब्लम है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं। अगेन अगर आपको कोई मसूड़ रिलेटेड या टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बार बार पहले भी थक जाते थे, आपका मूड्स बहुत स्विंग रहता है, आपका एनीमिक में रहते हो आप, या फिर हाइपरटेंशन का बहुत लग रहा है, या किडनी के रिलेटेड आपको यूरिन के रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो ये सारा क्या है, खतरे की सिग्नल है। तो ऑलरेडी अगर इस इसमें से आप गुजर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे चांसेस होने की शक्यता रहती है ये रोग की। तो क्या करना है आपको, पहले प्रिवेंशन करो। पहले जैसे ही आप ड्यूरिंग गर्भवती में आते हो, प्रेग्नेंट होते हो, उसके पहले अपने खान पीन पे, अपने शरीर की ओर देखिए। कैसे देखोगे, जो आप अन्न को ग्रहण कर रहे हो, मान लो आप जंक फूड बहुत खा रहे हो, उसको स्टॉप कर लीजिए। अगर आप जो बाहर जो बेवरेज मिल रहे हैं, सोडाज मिल रहा है, उसको कट डाउन कर लो। अगर आप शुगर की मात्रा ज्यादा ले रहे हो, कहीं ना कहीं छुपा होता है, हिडन शुगर होता है, तो उसकी मात्रा को कम कर दो। तो ये जो सारा है बाहर का जो आपका माहौल है, अगर आप स्ट्रेस वाले माहौल में रहते हो तो उसको आप कम कर लो। पानी का बहुत रोल होता है कि पानी की मात्रा आप कितनी ले रहे हो। अगर आपके भीतर में पानी की मात्रा, फ्रूट्स की मात्रा, वेजिटेबल्स की मात्रा कम हो रही है, वो भी एक कारण हो सकता है कि आफ्टर यू गेट आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, लेकिन ये बीमारी, ये विकार जो वो आने के चांसेस रहते हैं। और स्पेशली सॉल्ट, वो ये जो हम आज की जो टॉपिक लेके बैठे हुए एक्लेमेशिया, वो ड्यू टू द हाइपरटेंशन, ड्यू टू द सॉल्ट। जब सॉल्ट के रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा ऊपर से डाला जाता है या टू मच सॉल्ट लिया जाता है, तब आपका हाइपरटेंशन का रहता है। और खास अगेन, अगर आप समझते हो कि मैं तो गर्भवती हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, खाना है, पीना है और रेस्ट करना है, तो ऐसा मत कीजिए। पहले से ही पानी आने के पहले पाल बांध दीजिए, एक ब्रीच तैयार कर दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ, तो अपने मसल्स को बिल्ड कर लीजिए, स्ट्रेंथनिंग कर लीजिए, मन वाणी कर्म वचन और बुद्धि को भी, और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए योग है आपके पास। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज खास होनी चाहिए, जिससे आपके जो भी प्राण ऊर्जा जो कम हो गई है, देखिए इम्यूनिटी कम होती है जब प्राण ऊर्जा आपकी लेवल कम हो जाए, तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए। और खास अपने बढ़ते हुए शरीर की तरफ देखिए। सडनली अगर आपका बड़ा शरीर 5वें महीने के बाद आप देख रहे हो कि सडनली मेरा वेट गेन हो रहा है, टू मच वेट हो गया, वो भी एक खतरा है। तो आप ये सब कुछ को संभालिए। योगासन प्राणायाम पहले भी करना है आपको, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी करना है। कुछ नहीं तो आप बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये खतरा है। सूक्ष्म व्यायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर द हाइपरटेंशन के लिए, और हाइपरटेंशन से ही ये प्रॉब्लम्स होता है। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और मन को जितना आप शांत रखोगे, उसके लिए हमारे पास ध्यान है। तो ध्यान के माध्यम से भी आप हर एक प्रकार के रोगों को निकाल सकते हो। मैम, ये तो रही प्रिकॉशंस की बात कि हमें प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। अब आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, हो जाता है, देन फिर क्या करें? मैंने वही आपको बताया कि प्रिकॉशन पहले ही आपको करना है। अब जीवन में आ गया है तो आपकी खान पीन की स्टाइल बदल दीजिए, राइट। अगर आपको लग रहा है कि 5th मंथ में, तो पहले तो सबसे पहले अपना कुछ दिमाग से न चलाइए, न कुछ स्टॉप करना है, न कुछ आपको बढ़ाना है। पहले ही सबसे नियर बाय जो भी आपके कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उसके पास जांच करवा लीजिए, और वो आपको बताएंगे। और खास तौर से न्यूट्रिशंस के पास से, नेचर क्योर के पास से भी आप कंबाइन में करिए, दवा भी लीजिए और आप साथ में भी कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आप पूर्ण तरह से आहार नहीं ले सकते हो। जैसे अभी मेरे पास एक जो क्लाइंट है, वो दवा भी लेती है और हमारा फॉलो की करती है। तो जब आप डाइट को चेंज थोड़ा सा कर लो, तो डाइट में आप जब 2-3 चीजें का चेंजेस कर दो मैक्सिमम, जैसे आपको पता चलता है कि अब हो गया है, राइट। तो डॉक्टर के पास से लेने के बाद आप अपने फूड को पहले तो मन को शांत कीजिए, जो आप अन्न ले रहे हो उसकी तरफ ध्यान रखिए। सबसे पहले सॉल्ट के रिलेटेड जो भी चीजें, उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। दूसरा, शुगर के रिलेटेड उसको भी कम कर लीजिए।
तीसरा, जंक फूड आपको बहुत ही इच्छा हो रही है ये भी खाऊं, तो वो टेम्पररी के लिए स्टॉप कर लीजिए। और खास तौर से आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, खास ध्यान, ब्रोकली, इसके अंदर फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत है, कैल्शियम की मात्रा है, अपने सारे मिनरल्स एंड विटामिन यानी कि मिलेट्स के अंदर है, दूध के अंदर है, गाय के दूध के अंदर है। तो अगर आपका कैल्शियम भी कम हो रहा है तो कैल्शियम रिलेटेड आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, अब सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जिंक की मात्रा उसमें बढ़ा है, तो हमारे पास जो फ्रूट है उसका कंज्यूम ज्यादा कर लीजिए। जैसे सिट्रस वाले आपको फ्रूट अच्छे लग रहे हो, मिक्स एंड मैच कर लीजिए। काफी टाइम लोगों को लगता है मैम फ्रूट कैसे खाए, यू कैन मिक्स एंड मैच। कैसे? जैसे आपने सलाड्स किया है उसके अंदर आपने एप्पल डाल दिया, या फिर जो सिट्रस वाला है वो आपने डाल दिया, या क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, रेजन्स है वो डाल दिया, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स उसको डाल दिया। वॉलनट इज अ बेस्ट, क्योंकि विटामिन ई, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको वॉलनट से मिलेगी, पंपकिन सीड से मिलेगा। तो एड ऑन दिस वन, राइट। और पानी का रेशियो बढ़ा दीजिए। अगर पानी का कम हो रहा है तो आप कोई भी हिसाब से, जैसे लेमन वाटर पिया, कोकोनट वाटर पिया, फिर खीरे का जूस पिया आपने, या फिर आपने इमली है, राइट, जो मचला है, तो उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट में मत पीजिए, लेकिन थोड़ा सा ले लीजिए। वो कर सकते हो आप, संतरे का ले सकते हो आप। तो इस तरह से लेना शुगर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा फील अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जस्ट वाटर के अंदर आप नींबू को थोड़ा सा ही डाल दीजिए और पी लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। या फ्रूट की तरफ चले जाइए, थोड़ा थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए, तो जैसे ही शरीर में फ्रूट जाए, क्योंकि ब्लड वेसल में प्रॉब्लम्स होता है, प्लेसेंटा, ध्यान रखिए, राइट। ये क्यों होता है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है ये, और उसकी इफेक्ट बच्चों पे कैसे हो सकती है वो भी जानना बहुत जरूरी। लेकिन फूड में आप चेंज कर लीजिए, जब आपको पता ही चल गया है तो जानोगे तो पता चल जाएगा। जी मैम, तो मैम आपसे अब यही जानना चाहूंगी कि इसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है? अब देखिए, वही एक बहुत सारा सभी महिलाओं के मन में रहता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, तो मेरे बच्चों पे, या फिर मुझे बोन रिलेटेड, खास ध्यान रखना, अगर आपको बोन रिलेटेड गम आपको लगता है, टीथ आपको लगता है, दिस इज नॉर्मल नहीं। कोई भी चीज को वो बार बार आपको आती है तो उसे नॉर्मल मत समझिए और अपने आप करने की कोशिश मत कीजिए। काफी लोग गूगल बाबा से, यूट्यूब से बहुत करते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गो नियर बाय। अगर आपके पास कोई सेंटर है, नेचर क्योर का है, न्यूट्रिशंस कोई आपके पास है, उनके साथ पहले कंसल्ट कर लीजिए और अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए। और योग को अपने भीतर में जैसे डालोगे, तो अपने भीतर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, वो कहाँ पे पलता है? तो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे भीतर में यूट्रस, और यूट्रस से एक जो कैनाल निकलती है, नर्व निकलता है, प्लेसेंटा उसे बोलते हैं, राइट। ये प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका जो भी ब्लड, जो भी पोर्शन है वो बच्चों को मिलता है। जब आपको ये बीमारी जब आने लगती है, आपको लगने लगता है, तब बच्चों का जो ग्रोथ है, ध्यान रखना है, वो कैसे होने लगता है? एबनॉर्मल की तरह होने लगता है। उसका जो ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं होता है। तो वो एक हमें ध्यान रखना है। दूसरा, मे बी जब प्लेसेंटा प्रॉपर काम नहीं करता तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। इतना आपकी, एक तो रोग प्रतिकारक शक्ति प्रॉपर नहीं है, प्लेसेंटा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और दूसरा जो हमारे भीतर में पोषण नहीं जा रहा है, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, फाइटो न्यूट्रिशंस नहीं जा रहा, उसकी वजह से बच्चों में जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो। और बच्चा अगर बाहर निकलता है तब आइदर कुछ फोड़खापन वाला, या फिर उसके बीचन में कोई प्रॉब्लम, या फिर उसके कोई रिलेटेड टू नर्व्स, रिलेटेड टू बच्चों का, आपने देखा कि बॉर्न करते ही उनको डायबिटीज का, बॉर्न करते ही उनको पीलिया का, बॉर्न करते ही उनको हो जाता है, बिकॉज
अगर प्रॉपर प्लेसेंटा हमारा काम नहीं करता है तो बच्चों पे ये प्रॉब्लम्स होने की शक्यता रहती है। तो खास करके ध्यान रखना है कि हमारे थ्रू ही प्लेसेंटा हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है, यानी यूट्रस हमारे जो भीतर यूट्रस से जो नव जाती है वहां से हम प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के द्वारा ही आपको जो भी आप अन्न लेते हो वो मन से तन से कहीं से भी अन्न ग्रहण करते हो उसमें अगर पोषण की मात्रा कम हो या फिर मिनरल्स की फाइटो न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो तो क्या हो जाता है, बच्चों का ग्रोथ। अब बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर न होने की वजह से आइदर वो डिसेबल उसमें कुछ दिखाई देता है, कुछ न कुछ उसमें खामी, या फिर आप देख सकते हो उसका विजन है, या कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को जन्मजात ही कहीं ना कहीं कोई रोग अंदर एंटर हुआ है, या फिर उसको डायबिटीज की शिकायत है, या उसका जो डेवलपमेंट संपूर्ण तरह से होना चाहिए, ब्रेन है, पूरे ऑर्गन से सब कुछ जो हाथ पैर प्रॉपर वर्क होने चाहिए वो नहीं होता है। तो हमें बस ध्यान वो रखना है कि हमारे, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन कैरी होता है, और अगर वहीं पे तो सांसों की तकलीफ, इम्यूनिटी अगर आपकी कम है तो वो भी जाता है सब कुछ। तो इन शॉर्ट में आपको बस वो ध्यान रखना है कि जब आप गर्भवती होते हो, एक बहुत में अच्छी तरह से आपको सजेशन, जब आप गर्भवती तो आपको सोचना है मुझे एक नया जीवन मिल रहा है और मेरे भीतर से एक नए जीव को मैं, यानी कि भ्रूण को मैं, नए छोटे से बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ। तो मेरे भीतर में अगर प्रकृति माँ है तो मैं भी कुछ प्रकृति माँ के द्वारा ही मैं भी एक छोटे से सीड्स को पैदा करूंगी और उसके बाद वो भी डेवलप बड़ा होगा। लेकिन जब आप गर्भवती होते हो और बहुत सारा तनाव में, बहुत सारा खान पीन में अगर आप चूजी रहते हो मुझे यही, या फिर आप बहुत सारा रेस्टिंग पे करते हो, लथार्जिक जैसे रहते हो, तो वो एक इश्यू हो सकता है अपने बच्चों पे, और दूसरा कि कोई ना कोई बीमारी आप में हो सकती है। तो डू वन थिंग, जब भी आपको पता चले यू गेट प्रेग्नेंट तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ऐसा स्ट्रेस में मत रहिए कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगी। ये सारे जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, वॉमिट हो गया, नहीं वॉमिट होती है कोई बात, उल्टा अच्छा है कि बच्चा डेवलप अच्छा हो रहा है, आपको जी मचला रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो दिस इज अ साइन, गुड साइन है कि बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, उसको एंजॉय करके ले लीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। और दूसरा म्यूजिक थेरेपी बहुत ही इसके अंदर कारगर साबित हुई है। जब आप म्यूजिक थेरेपी करते हो या फिर कुछ ऐसे स्वाध्याय करते हो, अच्छे अच्छे बुक्स रीड करते हो, तो वो क्या हो जाता है, पोषण बच्चों के भीतर भी जाता है और वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उसको भी निकालने में मदद करता है। तो आपको मैं वही बोलूंगी कि बच्चों का ग्रोथ अगर आपको स्पिरिचुअल वे से करना है, अगर बच्चों का ग्रोथ अगर आपको फिजिकल वे से करना है, तो आपको हमेशा खुद को, सेल्फ को लव करना चाहिए, और दूसरा जितना आप अपने ऊपर खान पीन के द्वारा और मन स्वस्थ रखेंगे, हैप्पी रहोगे, तो आपका बच्चा और आप भी हमेशा स्वस्थ रहोगे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी आपने नॉलेज हमारे साथ शेयर की। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं को चिंता बढ़ जाती है, जैसा कि आपने कहा कि अब क्या होगा, कैसे करना है। तो जैसे कि आपने बताया कि हमें उस पीरियड को भी एन्जॉय करना है और खुश रहना है, जैसे कि कहा जाता है। तो और भी जो समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं, वो थोड़ी-सी कम आएँगी और नहीं भी आएँगी। तो मैम इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि हमारे प्रकृति के समाधान हैं, जिसमें हम अपने व्यूअर्स के सवाल आपसे पूछते हैं और उनके जवाब आपके द्वारा दिए जाते हैं। मैम आज का पहला सवाल है हरदोई यानी एमपी से माया जी का, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। उनका सवाल है कि प्री एक्लेम्पसिया होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? अब देखिए, गर्भवती जब आप हो जाते हो तो आपको सब कुछ खाना है, कोई भी चीज ऐसा मत कीजिए कि अब मैं क्या करूं। बस वही ध्यान में रखना है, जंक फूड नहीं खाना है, सॉल्ट रिलेटेड आपको कोई भी चीज नहीं खानी है, और यस आपको बहुत सा जी मचलाएगा तो आपको इच्छा होगी सोडा, कोक, डाइट, एनर्जी ड्रिंक, उसको भी आपको बंद करना है। और घर से जो हमारे किचन से जो हमारी दादी नानी जो परोसती है, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, चटनी, फ्रूट्स, सलाड्स,
एवरीथिंग, सब कुछ आपको खाना है। अनलेस अगर आपको प्रोटीन की मात्रा है तो फिर उस पर ध्यान लगाइए। बाकी आपको सब कुछ खा सकते हो, मन को खुश रखिए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि किडनी के रिलेटेड ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम्स है तो फिर आप क्या कीजिए, प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा बैलेंस में कर लीजिए, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं माया जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिल्ली से मनीषा जी का, जिनकी उम्र 27 वर्ष है। ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में हमें अपना कितना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में ऐसे तो देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3-3 का होता है, दूसरा, तीसरा ऐसा। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि भ्रूण तब अंदर बीज के रूप में आता है। आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, आपके हार्मोन में गड़बड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको ना खाने की इच्छा होती है, ना आपका नींद प्रॉपर आता है, आपको जी मचलाता है, कहीं ना कुछ होता है। तो उस टाइम आपको लगता है कि मेरा वर्क है, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे ये, तो आपको सिर्फ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ जो है, तो उसको आपको संभालना है। उसके बाद भी ऐसे तो संभालना ही है, लेकिन अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आप उठक बैठक करते हो, जो आप कभी कुछ खाया कभी कुछ न खाया, तो वो स्किप नहीं करना है। भले आपको उल्टी होती फिर भी आपको संपूर्ण आहार, बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, मिताहार खाना है, वो आपको लेना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आपके भीतर में सारा इंटेक हो जाए, और उसके बाद भी ध्यान रखना है, लेकिन इतना जो पहले जितना है उतना नहीं। हम ऐसे तो 9 महीने हमें ध्यान तो रखना ही है, अपने भीतर में एक छोटा सा बीज है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। लेकिन बाद में आप अपने आप को और अच्छी तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग में भ्रूण की इतनी वेट या उतनी वजन न बढ़े, यानी उसका वजन नहीं इतना होता है, तो इतनी चिंता नहीं है। अगर आपने खाया और थोड़ा सा रख भी चले, लेकिन बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर से उसका वजन बढ़ने लगता है, तो आपको उस तरह से अपनी डाइट में उसे एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे उसके वजन बढ़े, उसका बोन, उसके एवरीथिंग जो हो जाए, वैसी आपको खान पीन की चीजें ग्रहण करनी है। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं मनीषा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश से अदिति जी का। इनका सवाल है कि पीरियड्स के दौरान उनको किस तरह का डाइट लेना है? देखिए, पीरियड्स में आपको क्रैम्पिंग्स होते हैं या फिर कभी-कभी मूड स्विंग्स हो जाता है, राइट? तो पहले तो है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका सिट्रस के रिलेटेड फ्रूट्स जब अगर आप खाते हो तो वो आपको बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, लिक्विड यानी कि सूप बेस पे आप जाइए, ठोस आहार मत करिए। जितना आप ठोस आहार यानी कि पराठे है, गेहूं है, या फिर आप मसालेदार टिक्की खा रहे हो, या फिर आप बर्गर खा रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, या कुछ ऐसी, तो उस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि उससे हमें मिनरल्स नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड में भी आपको वही ध्यान रखना है कि उसको हार्मोन को बैलेंस करना है, क्योंकि पीरियड के वक्त आपका हार्मोन अप एंड डाउन होने के चांसेस रहते हैं, फ्लो जाने के चांसेस रहते हैं, क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते हैं। आप है जिंजर है, अजवाइन है, क्लव है, राइट, ऐसे स्पाइसेस को आप ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा, हमें लेवेंडर, एक अरोमा थेरेपी होती है, तो लेवेंडर का डिफ्यूजर लगाइए, लेवेंडर रखिए, तो आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है वो भी कम होने लगेगा। जब आप लेते हो चॉकलेट्स, इट्स वेरी नाइस, लाइक डार्क चॉकलेट, इट्स बैलेंस योर इम्यूनिटी एंड बैलेंस आपका हार्मोन में रहता है। तो डार्क चॉकलेट विद द सीड्स ले सकते हो और कंज्यूम आप कर सकते हो। खाना सब कुछ करना है, पर ध्यान रखना है कि अगर हार्मोन आपका गड़बड़ हो रहा है तो उस हिसाब से आप खाना खा लीजिए। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिल्ली से पवित्रा जी का। इनका सवाल है कि पीरियड्स के दौरान क्या योगासन कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बहुत से लोगों को एक रहती है दिमाग में कि कोई कोई बोलता है नहीं करना चाहिए, कोई कोई बोलता है करना चाहिए। अब देखिए,
पहले तो ये समझना है कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल की साइकिल आती है, तब मसल्स आपके क्या हो जाते हैं, खींचते हैं और कम हो जाते हैं, खिंचाव, तनाव, वो पोजीशन हो जाती है। तो जब आपका जो लाइनिंग से ब्लड जाता है, तो उस वक़्त अगर आप लोग एब्डोमेन की ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो क्या हो जाता है, थोड़ा-सा और पेन होता है। उसकी वजह से हम लोग ना बोलते हैं, लेकिन आप सूक्ष्म क्रिया कर सकते हो, छोड़ना नहीं है योग को। आप सूक्ष्म क्रिया में पैरों का, हाथों का आप कर सकते हो। पेट के बल पे मत कीजिए, सूर्य नमस्कार मत कीजिए आप, क्योंकि उस पे पूरा खिंचाव तनाव होता है। उस टाइम आपको रिलैक्स के मोड में रहना है। मन को भी रिलैक्स रखना है और तन को भी रिलैक्स करना है। लेकिन जैसे आप स्पीड वॉक कर रहे हो वो नहीं करना है, स्विमिंग कर रहे हो वो नहीं करना है, आसन में पावर योग कर रहे हो वो नहीं करना है, सूर्य नमस्कार कर वो नहीं करना है। सिर्फ बटरफ्लाई कर सकते हो, या फिर आप लाई डाउन होके शवासन, योग निंद्रा, हल्के फुल्के आसन, जिससे आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथनिंग है वो बढ़े। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, और ध्यान अवश्य कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पंजाब से निशु जी का। इनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का खाना हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं? या अगर अगर बिल्कुल भी बाहर का नहीं लेना है, क्या हमें पूरी तरह से घर के खाने पर निर्भर होना है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुअल में आपका हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, तो जो चीज नहीं खाने वो मचलती है जी, कि मुझे ये तो चाहिए, खटमिठा चाहिए, या फिर क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से कोई भी चीज को गिल्ट फ्री होके खाइए, लेकिन वंस इन अ वाइल इज ओके। ध्यान रखिए, मैं कोई ऐसा जवाब नहीं दे रही हूँ कि जिससे किसी को ऐसा लगे कि ये मैम ने तो बोला था खाने को और मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये बाहर की आइटम में जो खा रही हूँ वो शुद्ध है, वो घर के तरह ही है, और वो बहुत स्पेसिफिक वाटर ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर से ही विषाणु तत्व, बैक्टीरियल और वायरल जो होता है, गंदगी जो होती है वो वाटर से होता है। 80% रोग होते हैं। तो जो आप बाहर से खाते हो उसमें वाटर का कंटेंट कैसा है वो ध्यान रखना है। स्पेशली द पानी पूरी, लोगों को क्रेविंग्स होते हैं, पानी पूरी का नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि एक दो खा लो। तो इंस्टेड ऑफ बाहर का, आप घर पे पानी पूरी बनाइए, लेकिन वो भी कम मात्रा में खानी है, क्योंकि अगर आपको डायरिया हो गया, ध्यान रखिए क्यों हम मना करते हैं, आप कोई भी दवा नहीं ले सकते हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, नहीं ले सकते हो। अगर लेते हो तो उसकी साइड इफेक्ट्स भ्रूण पे जा सकती है। इसीलिए आपको 9 महीने घर पे जो सात्विक चीजें बन रही है उस पे जाइए। आप घर पे रह के पानी पूरी खा सकते हो, आप घर पे इडली, सांबार, डोसा, वड़ा पाव, व्हाटएवर आपको चाहिए, लेकिन घर से बना हुआ। आप स्वीट्स खाना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन घर का बना हुआ का तो आपको पता होता है कि आपकी मम्मी बहुत प्यार से, दिल से बना के दे रही है, तो उसकी जो पॉजिटिव ओरा है, पॉजिटिव वाइब्स है, वो आपके भीतर में जाए, और आप जब प्रसन्न होते हैं तो आपकी बेबी में भी वो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मम्मी का हाथ का, माँ का हाथ का अगर आपको खाना मिल जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर माँ का बिजी है या नहीं हो सकता, तो आप खुद थोड़ा सा टाइम निकालिए और माइंड को लेके जाइए किचन में, और कुछ भी मिक्स, भेल खा लीजिए, चटपटी भेल खा लीजिए, या शिंगदाने जो चटपटे आते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करना स्पाइसेस कम मात्रा में हो। जो बाहर सिट्रस होता है वो कम मात्रा में हमें लेना है, तो आप इंस्टेड ऑफ सिट्रस नींबू का प्रयोग कीजिए, नॉट सोडे का, या फिर जो नींबू के फूल आते हैं, या फिर ऐसे कोई केमिकल्स वाला तो उसको नहीं लेना है। तो कोशिश करनी है, घर का आहार ही बेस्ट आहार है। थैंक यू सो मच मैम इतने सारे सवालों के जवाबों के लिए और इतनी सारी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए भी।